और आ जाते हैं कि हम इतने देर से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे थे। इसको हमें समझने की कोशिश करना है और फिजिक्स के हर टॉपिक का एक पैटर्न बनाना है कि डिफरेंशिएशन किन जगहों पे एंट्री करता है ना। ना सिर्फ डिफरेंशिएशन, मैं यहाँ पे रेट, स्लोप और डिफरेंशिएशन इन सब की बातें करने वाला हूं कि यहाँ जब जब डिस्कशन फिजिक्स में कहीं भी इन सब का आएगा तो एक जैसी मैथ से डील किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एरिया वाली बातें, प्रोडक्ट वाली बातें, सम ऑफ प्रोडक्ट वाली बातें और इंटीग्रेशन वाली बातें फिजिक्स में हर जगह एक जैसी सिचुएशन पे हमें लगाना पड़ेगा। तो अगर वो पैटर्न हमें समझ में आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहले हम डिफरेंशिएशन का मीनिंग से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन का मीनिंग समझेंगे, ठीक है। और फिर उसको हमें फिजिक्स में अप्लाई भी करना है, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं लास्ट में तुम देखो वो सारे क्वेश्चन मैथ्स का नहीं है, किसका है? फिजिक्स का है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा मकसद मैथ्स में तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाना नहीं है, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में काम आएगा उतना पढ़ाना है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि फिजिक्स में हर टॉपिक में इन सब चीजों की एंट्री होने वाली है, और जब सब में एंट्री होने वाली है तो उस समय सीधे पढ़ना ठीक रहेगा या एक बार पहले पढ़ना ठीक रहेगा? मुझे लगता है कि जब कोई ओवरव्यू वाली चीज हो तो उसे पहले पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे तुम लोग यूनिट डायमेंशन पहले पढ़ते हो कि नहीं? ग्राफ मैंने पहले पढ़ा दिया है, ग्राफ आइडेंटिफिकेशन, पैराबोला कब होता है और हाइपरबोला रेक्टेंगुलर कब होता है, या लाइन ग्राफ कैसे तय करते हैं, स्लोप क्या होता है, ये सब एक टॉपिक का फीचर है या किसी भी टॉपिक का फीचर हो सकता है? अरे किसी भी टॉपिक में दो पैरामीटर में रिलेशन है, उनमें ग्राफ की बात हो सकती है। तो मैंने तो हर टॉपिक के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो हम ग्राफ का आइडेंटिफिकेशन सीख चुके हैं पूरी फिजिक्स के लिए। मतलब मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब टॉपिक चलेगा तो हम इन सब छोटी मोटी बातों पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे भाई, और करेंगे तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा जलील करके आंसर बताऊंगा, उस समय मेरे पास राइट होगा ना। देखो पहले बताया था कि -gmm/2r का ग्राफ कैसे बनता है, तो अब तुम्हें ग्राफ बताऊंगा मैं यहाँ पे, मैं ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका अपना क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक होती है कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, वो कॉन्सेप्ट के समय पढ़ेंगे, और एक है मैथमेटिकल स्टडी जो हर फिजिक्स में हर टॉपिक में लगना है, वो हम पहले पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ग्राफ आइडेंटिफिकेशन पढ़ रखा है, उसके बाद डिफरेंशिएशन मैथ्स, इंटीग्रेशन मैथ्स, और अब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मीनिंग समझेंगे। और इसके बाद एक और चीज है इसी वर्कबुक में, वो बाद में आएगा। वो फिजिक्स, पूरी फिजिक्स से एसोसिएटेड चीजें हैं जितना भी इस वर्कबुक में है। तो यहां मैंने यार क्रिकेट का एग्जांपल लिया है कि एक मैच का ये रन वर्सेस ओवर ग्राफ दिया है। y क्या है? y है रन, और x एक्सिस में क्या है? ओवर। और इसमें 8 ओवर से लेके 18 ओवर तक के रन्स का कह सकते हैं कि ग्राफ बनाया गया है। बस इसके पहले और इसके बाद की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो यार 8 ओवर में स्कोर बोर्ड में रन्स कितने थे? 10। 18 ओवर हो गया मैच का, रन कितने हैं? 50। तो ये तो समझ लो कि यार ये T20 नहीं चल रहा है, ये टेस्ट मैच चल रहा होगा, क्योंकि इतने ओवर में इतने कम रन बनना ये ना वनडे में होता है ना, है ना। तो कितने, 8 से 18 मतलब कितने ओवर हो गए? 10 ओवर। 10 ओवर में कितने रन बने? हाँ अरे बताओ कोई, 10 ओवर में कितने रन बने? यार 10 रन स्कोर बोर्ड में पहले थे और 50 स्कोर बोर्ड में बाद हो गए, तो बताओ कितने का फर्क पड़ा? 40 रन का। तो यहाँ डेल्टा वाई 40 रन है और डेल्टा एक्स 10 ओवर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? तो 10 ओवर में 40 रन बने। कोई पूछे कि एक ओवर में कितने रन बनते हैं, इस हिसाब से बनते हैं, एक्चुअली बने हैं नहीं, इट डजंट मैटर। हम यहाँ पे एक फीलिंग डेवलप करना चाहते हैं, एक के लिए चीजें पता करना चाहते हैं। तो बताओ यार, एक के लिए अगर हम बात करेंगे एक ओवर में कितने, तो वो कितना आएगा? 40 रन डिवाइड बाई 10 ओवर, उसके बाद हम लिखेंगे 4 रन पर ओवर, 4 रन पर ओवर। तो ये क्या है? ये है रन बनने की रफ्तार। तो यार देखो यार, एक चीज होती है वाई, वाई मतलब हाइट ग्राफ की, और एक होती है, यानी ये जो ग्राफ बना था ये हाइट वर्सेस ओवर ग्राफ था। हाइट क्या बताता था? रन, यानी ये हाइट क्या बता रहा है? रन, और एक्स में ये लेंथ क्या बताता है? ओवर, है ना। किसी भी ग्राफ का एक फीचर तो होता है एक्स के लिए वाई बताना,
और दूसरी फीचर होता है कि वो कितना तेजी से बदल रहा है। अगर कोई ग्राफ फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है तो उस ग्राफ के लिए अगली बात पूछी जा सकती है वो तेजी से बदल रहा है या धीमे धीमे बदल रहा है। तो जैसे इस ग्राफ का रन रेट कितना आया है, 4 रन पर ओवर, है ना। अभी बता यार, अगर ग्राफ थोड़ा और ऐसा होता कि फॉर द सेम 10 रन ये ओवर 70 रन होते, तब रन रेट कितना आता, 7 रन पर ओवर। तो कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूं कि फिजिक्स में एक चीज होती है वाई और एक चीज होती है वाई कितना तेजी से बदल रहा है। तो कितना तेजी से बदल रहा है ये पता करने के लिए हम उस चीज को एक के लिए निकालते हैं, यानी हमें डेल्टा एक्स के लिए कोई डेल्टा वाई पता है, ठीक है, ये वाई का बदलाव है। एक के लिए पता करना इज रेट, एक के लिए पता करना इज रेट। और फिजिक्स रेट वाली डेफिनेशन से भरा पड़ा है। जैसे पता है डिस्टेंस बदलने का रेट 1 सेकंड में क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस बदलने का रेट फॉर 1 टाइम, यानी अगर हमें डेल्टा टी टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पता है तो 1 सेकंड के लिए पता करना इस क्या, स्पीड। नहीं, हमें वेलोसिटी का चेंज पता है 1 सेकंड के लिए, आई मीन किसी डेल्टा टी टाइम के लिए। डेल्टा टी टाइम के लिए मैं चलो कहता हूं 10 सेकंड में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड बदल गई, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बदली, 4 मीटर पर सेकंड तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलेरेशन, है ना। हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे पावर। पावर क्या होता है, वर्क करने का। मैं कहूं कि यार 10 सेकंड में किसी ने 40 जूल का वर्क किया है, तो ये तो हो गया ग्राफ की वैल्यू, यानी वर्क 40 जूल हो गया कितने देर में, 10 सेकंड में। तो यार 1 सेकंड में कितना होगा, 4 जूल पर सेकंड। क्या ये आ गया। मैं कहता हूं यार कि किसी बॉडी का मोमेंटम बदल रहा है, 10 सेकंड में 40 न्यूटन मोमेंटम का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो यार 10 सेकंड में 40 न्यूटन सेकंड का मोमेंटम बदला है, तो 1 सेकंड में कितना बदलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज 4 न्यूटन। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। तो यार फिजिक्स में बहुत सारे रेट के नामकरण किए गए हैं। जैसे डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, स्पीड। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी। मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। नहीं, तो जहां जहां ऐसी बात आएगी क्या वहां वहां हमें ग्राफ में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालना होगा, है ना। इसको हम ग्राफ की लैंग्वेज में और क्या कहते हैं, देखिए रेट, स्लोप, ये स्लोप हम लोगों ने अभी पिछले वाली क्लासेस में पढ़ा है। दूसरा टेन थीटा, अरे स्लोप m से रिप्रेजेंट करते थे, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो वो भी क्या देगा, एक के लिए बदलाव। नहीं, तुम ऐसे फील किया करो, एक के लिए बदलाव। रेट इज व्हाट, रेट इज क्या है, एक के लिए बदलाव। वो किसका रेट किस, क्या जो चीज अभी मैंने बताई उसी के लिए डिफाइंड है। तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में रेट की बात कर सकते हो। जैसे कोई कहते कि किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर बदल रहा है वॉल्यूम के साथ साथ, तो क्या उसमें हम वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर बदलाव की बात करें तो एक वॉल्यूम चेंज के लिए प्रेशर कितना बदला, वो हो गया प्रेशर का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। भले फिजिक्स में उसका नामकरण किया गया हो चाहे ना किया गया हो। तुम कोई भी पैरामीटर सोचो, टेम्परेचर बदल रहा है टाइम के साथ साथ, रूम का टेम्परेचर बदल रहा है टाइम के साथ साथ, तो क्या हम टेम्परेचर के रेट की बात कर सकते हैं, बात सुने। बल्कि टेम्परेचर के रेट की बात तो होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में होती है टेम्परेचर के रेट ऑफ चेंज। तो फिजिक्स में हर चीज, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जिसका हम ग्राफ बना सकते हैं, उसके हम रेट की बात कर सकते हैं। क्या इससे हम बच सकते हैं, नहीं बच सकते। मैंने इतने एग्जांपल दे दिए, मेरे ख्याल से रेट को लेके फीलिंग आ गई होगी। ठीक है, अभी रेट का क्या कनेक्शन है, डिफरेंशिएशन से बात करेंगे। देखो जरा, जब भी कभी ऐसा लाइन ग्राफ है तो रेट हमेशा एक फिक्स नंबर का आता है। ये बात हम लोग पिछले कई क्लास में देख चुके हैं, है ना। लाइन ग्राफ है तो रेट कैसा आएगा, फिक्स नंबर में। स्लोप कैसा आता है, फिक्स नंबर में। चलो रेट, अच्छा एक रेट का मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। हम लोग जब कभी कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसका रेट बताओ। तो बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं कि हमको ये बताओ कि पर सामान के लिए, पर यूनिट सामान के लिए इसका प्राइस क्या है। जैसे हम आलू का रेट पूछते हैं तो हम कहते हैं कि आलू का रेट बताओ, तो कई बार वो बोल देता है यार कि 100 रुपए के 5 किलो। तो क्या उसने रेट बताया, नहीं। रेट क्या होता है, एक के लिए बताना, एक के लिए बताना।
तो तुम कहोगे यार 1 केजी का रेट बताओ, 1 केजी का प्राइस बताओ, इट्स नॉट रेट, 1 केजी का प्राइस बताओ, दैट इज रेट। 5 केजी का जब उसने बताया तो उसने क्या रेट बताया? नहीं, उसने सैंपल ऑफ मास के लिए कितने आलू मिलेंगे वो बताया। नहीं, आई मीन 5 केजी आलू मिलेंगे 100 रुपए के, तो बेसिकली 5 किलो के लिए 100 रुपए, 100 रुपए यहां वाई पैरामीटर है, वाई का चेंज है, और कितने के लिए? 5 केजी के लिए। तो 1 के लिए पता करना इज व्हाट? 100 डिवाइड बाई 5, यानी 20 रुपए पर केजी। ये क्या हो गया? प्राइस रेट, प्राइस रेट, इतना प्राइस पर यूनिट आलू के लिए। तो क्या इसका मतलब यार हर जगह हमारी रियल लाइफ में रेट, हम लोग ये पढ़ते हैं कि यार देश की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी, वो क्या होता है? वो भी क्या होता है? रेट। पर ईयर इकोनॉमी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो वो भी क्या है एक तरह से। यानी फिजिक्स में, फिजिक्स तो छोड़ो, लाइफ में हम हमेशा रेट की बातें करते हैं। दुनिया में कोई भी चीज है तो उसके अंदर बदलाव जरूर होगा, बदलाव जरूर होगा, तो उसमें हम किसकी बात करेंगे? रेट की बात करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? चलो, रेट पॉजिटिव भी हो सकता है और रेट निगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सबके लिए हो। जैसे अभी क्या रन रेट पॉजिटिव भी होगा, क्या रन रेट निगेटिव हो सकता है? हाँ, अरे रन कम थोड़ी होते किसी मैच में, बढ़ते ही हैं या रुक जाते हैं। तो अगर ग्राफ डिफाइंड है तो रेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, लेकिन रन रेट में ऐसा नहीं होता है। हर एक जगह नहीं हो सकता, लेकिन कई जगह ऐसा हो सकता है। आलू में भी नहीं हो सकता है। तो देखो यार, अगर ऐसा ग्राफ कहीं बना है तो इसका मतलब है कि x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है ना। तो अगर इतना x बढ़ा है तो इतना y बढ़ा है, तो एक के लिए वो डेल्टा y बाय डेल्टा x जो भी आएगा, तो क्या डेल्टा y भी पॉजिटिव है, डेल्टा x भी पॉजिटिव है, तो रेट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। चलो, अगर ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, तो क्या बताओ x बढ़ा, y कम हुआ, यानी डेल्टा x कैसा है? पॉजिटिव है, डेल्टा y कैसा है? निगेटिव है, तो रेट कैसा होगा? रेट होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी निगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव। तो ये कैसा आंसर आएगा? निगेटिव, है ना। यानी देश की इकोनॉमी बढ़ भी सकती है अगले साल, कम भी तो हो सकती है, कि एक साल में इतनी बढ़ गई, एक साल में इतनी कम हो गई। किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है ना, घट भी सकता है। किसी चीज की वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो रेट पॉजिटिव भी हो, सेम भी रह सकती है। बिल्कुल सेम रहेगी तो रेट क्या होगा? बदलाव का रेट। जस्ट अ मिनट, कोई चीज अगर सेम रहेगी तो उसके बदलाव का रेट क्या होगा? वेलोसिटी अगर फिक्स है तो बताओ वेलोसिटी के बदलाव का रेट क्या होगा? जीरो। यस, कोई चीज अगर नहीं बदल रही तो उसका रेट क्या है? जीरो है, उसका बदलाव जीरो है। तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। चलो जीरो भी बता ही दूं, अगर मैं कह रहा हूं कोई फिजिकल क्वांटिटी y है और वो x के साथ साथ बदल नहीं रही है, तो इसका रेट क्या होगा? तो क्या डेल्टा y तो दिख रहा है, डेल्टा x तो दिख रहा है, लेकिन डेल्टा y कितना है? जीरो है। नहीं, y सेम है, y सेम है, डेल्टा y क्या है? जीरो है। तो यहां डेल्टा y जीरो है, डेल्टा x कुछ भी बना रहे, तो रेट कैसा होगा? जीरो। यानी फिजिक्स में हर वो ग्राफ जो कांस्टेंट वैल्यू का है उसका रेट क्या होगा? जीरो, है ना। ऐसा है कि x के लिए बढ़ने पे y बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रेट, x बढ़ने पे y घट रहा है तो निगेटिव रेट। अच्छा बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? x का बदलाव जीरो है और y में बदलाव होता चला जा रहा है। सोचो अब रेट क्या होगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो डेल्टा y है, डेल्टा x जीरो है, तो रेट कितना आएगा? इनफाइनाइट। अच्छा, पहले मैं इसी का नाम स्लोप लिख रहा था, इसका स्लोप जीरो, रेट भी जीरो है, इसका स्लोप इनफाइनाइट है। देखो स्लोप थीटा नहीं होता, टेन थीटा होता है, तो 1090 इज इनफाइनाइट, तो स्लोप इनफाइनाइट है, रेट भी इनफाइनाइट है। स्लोप पॉजिटिव है, रेट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, रेट नेगेटिव है। अच्छा, मैंने कुछ और बातें बताई थी, अगर मुझे थीटा दिया हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? रेट, स्लोप, टेन थीटा, सब एक ही बातें हैं, ऐसे निकालेंगे।
अगर मुझे थीटा दिया हो तो क्या बताओ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, इसी को हम स्लोप बोलते हैं कि नहीं। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी निगेटिव रेट का मामला हो तो तुम एक्चुअल स्टैंडर्ड एंगल लेके काम कर सकते हो, नॉन स्टैंडर्ड एंगल लेके काम कर सकते हो। किससे ज्यादा अच्छा रहता है? हाँ यार, स्टैंडर्ड होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो स्टैंडर्ड लोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल का मामला फंसेगा, और ऑब्ट्यूज के लिए हमें वैल्यू रटी नहीं होती आमतौर पर, उसमें हमें प्रोसेस करना पड़ता है, कौन सा क्वाड्रेंट, फिर साइन का कॉस कॉस वो सब। सबसे अच्छा क्या रहता है, ये वाला एंगल लो और माइनस अपने मन से लगा दो। नहीं, हम लोग क्या करते थे, टेन अल्फा निकालते थे और माइनस अपने आप लगा देते, क्योंकि हमें पता ही है कि वो निगेटिव आने वाला है। क्या ये कुछ याद आ रहा है? कुछ समय पहले की बातें हैं, इतने दिन तो माना जा सकता है। सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना? हाँ, सुना सुना लग रहा है तुम लोगों का, सुना ही होगा यार कभी ना। हाँ, आगे बढ़े। तो यार पॉजिटिव रेट निगेटिव रेट का अंतर समझ में आ गया है ना। अब मेन बात, इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब होता है? इंस्टेंटेनियस रेट देखो जरा, अगर मैं कहूं इस डेल्टा एक्स में ये डेल्टा वाई बदला है और तुम इसका रेशियो निकालो, इस डेल्टा एक्स में ये डेल्टा वाई बदला है, रेशियो निकालो, सेम आएगा या अलग अलग? जब भी y और x का ग्राफ लाइन होता है तो रेट चाहे इधर निकालो चाहे इधर निकालो, चाहे तुम बड़े ट्राइंगल से निकालो चाहे छोटे ट्राइंगल से, क्या रेट सेम आएगा या अलग अलग? सेम आएगा। नहीं, लाइन ग्राफ का मतलब होता है कि हर डेल्टा एक्स के लिए y का बदलाव एक जैसा है, स्लोप एक जैसा है, रेट एक जैसा है। लेकिन मुझे बताओ, इस ग्राफ में अगर मैं यहां छोटा सा ट्राइंगल बनाऊं और उतने ही बेस का यहां ट्राइंगल बनाऊं, देखो यार, इसका डेल्टा एक्स दिख रहा है और डेल्टा वाई भी दिख रहा है, इसका डेल्टा एक्स उतना ही है, क्या डेल्टा वाई भी उतना ही है? दिख रहा है साफ साफ। तो बताओ, क्या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा एक्स बहुत छोटा लिया है मैंने, तो बहुत छोटा दिखाने के लिए हम क्या लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ऐसे अगर मैं रेट निकालता हूं और वो रेट यहां और यहां का सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। जब ये भाव, अच्छा यहां तुम छोटा सा ट्राइंगल इधर बना दो इधर बना दो, एक जैसा है कि अलग अलग? एक जैसा आएगा। तो देखो यार, बड़े ट्राइंगल से निकाला गया रेट एवरेज रेट होता है, वो तुम यहां भी कर सकते हो यहां भी कर सकते हो। क्या यहां तुम बड़ा ट्राइंगल नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन उससे जो रेट निकलेगा वो इस लाइन का स्लोप बताएगा। नहीं, जबकि इस ग्राफ में रेट इस जगह का अलग है, इस जगह का अलग है, हर जगह का अलग अलग है। तो जब हम पल पल का रेट निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम बड़े इंटरवल से रेट निकालते हैं तो वो सही होता है, या छोटे इंटरवल से निकाला गया रेट ज्यादा सही होता है? छोटे इंटरवल। क्यों? वो इस जगह की सटीक जानकारी दे रहा है, ये इस जगह की सटीक जानकारी देगा, लेकिन बड़ा ट्राइंगल रफ जानकारी देगा कि इतने बड़े एक्स में इतना बड़ा वाई बदलाव हुआ है। वो सही आएगा कि गलत आएगा? उसका कोई मीनिंग नहीं है बेसिकली, वो सही भी आ सकता है गलत भी आ सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो जरा, जब हम बात करते हैं बहुत छोटे ट्राइंगल से निकाला गया टेन थीटा, बहुत छोटे ट्राइंगल से निकाला गया रेट, उसी का नाम क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, और उसी को कैलकुलस की लैंग्वेज में हम पता है क्या बोलते हैं, dy बाई dx। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट को ही कैलकुलस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, dy बाई dx। ठीक है, तो अभी तुम्हें समझ में आ गया डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग है dy बाई dx लाना, या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 के लिए लाना। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? क्या बताओ, अगर दुनिया में सारे ग्राफ लाइन एग्जिस्ट करते होते तो इंस्टेंटेनियस की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि चाहे तुम बड़े ट्रायंगल से निकाल लो चाहे छोटे से, क्या टेन थीटा अलग अलग आएगा? नहीं। लेकिन दुनिया में क्या हर चीज लीनियरली वेरी करती है? क्या नहीं करती। तो जब ग्राफ लीनियरली वेरी नहीं करेगा तो वहां का काम केवल और केवल किससे चलेगा,
इंस्टेंटेनियस रेट से, फिर एवरेज रेट से काम नहीं चलेगा। पास में एवरेज रेट कोई पूछ सकता है, बट उससे एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि रफ आइडिया आएगा? रफ आइडिया आएगा। क्या बात समझ में आ गई है? तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग है इंस्टेंटेनियस रेट निकालना। बात क्लियर है? अब मैं ये बात थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि जो मैथ्स हमने सीखी है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, मुझे बताओ, लाइन, कोई भी एक लाइन इक्वेशन बनाओ जिसको ये रिप्रेजेंट करती हो। मैं इसको लिख देता हूं y इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या ये लाइन इक्वेशन है कि नहीं है? ठीक है, चलो मैं एक और चीज बना देता हूं। क्या x 0 डालोगे तो y कितना आएगा? x 0 डालोगे तो y 3 आएगा। x 1 डालोगे तो y कितना आएगा? ठीक है, चलो, क्या ये इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट ले आए हैं? ठीक है, मुझे बताओ, इसका स्लोप मैं निकालना चाहता हूं। क्या स्लोप या रेट एक ही चीज होती है कि नहीं? अरे रेट क्या होता है? डेल्टा वाई बाई, बताओ, इस ट्राइंगल से मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखना चाहता हूं, कितना आएगा? y2 माइनस x 0 डालोगे तो y कितना आएगा? 3। तो y2 माइनस y1 कितना आ गया? 2। और x2 माइनस x1 कितना आ गया? 1। 2 आया? आया कि नहीं? अब मैं तुम्हें dy बाई dx करके दिखाता हूं। बताओ dy dx का रूल क्या थे? हाँ भाई, dy बाई dx करो जरा। तो x का क्या आ जाएगा? x का 1 और 1 का 0। तो ये टर्म पूरा क्या हो गया? 0। यहां क्या आ गया? 2 आ गया। मैं क्या कह रहा हूं, जो काम तुम ज्योमेट्री से कर रहे थे, क्या वही काम डिफरेंशिएशन करके मिला कि नहीं? और वो कांस्टेंट आया है या वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट आया है, इसका मतलब इसका रेट कैसा है? कांस्टेंट है। चलो, क्या ऐसी इक्वेशन पैराबोलिक होती है? पैराबोलिक। बताओ, इसका हम dy बाई dx करेंगे तो क्या आएगा? 2x। रेट कांस्टेंट आया है या वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल क्या बता रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इसका नहीं y बढ़ेगा। यार ये तो इधर से पता चल रहा था। ये बात समझो यार तुम लोगों को, हमें y के बारे में पता करना है तो रेट dy बाई dx थोड़ी चाहिए। वो तो यहीं से पता चल रहा है कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। यार x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, वो हाइट होती है कि रेट? x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, वो हाइट होती है कि रेट? हाइट होती है। तो x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, वो इससे पता चल रहा है। लेकिन x बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। क्या बताओ, इस x के लिए रेट इस tan थीटा से आएगा, इस x के लिए रेट इस tan थीटा से आएगा। तो इस ट्राइंगल के tan थीटा से इस ट्राइंगल का tan थीटा ज्यादा है, ये बात हमें यहां से पता चल रही है। x जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे dy बाई dx बढ़ता जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो क्या कर्व होगा तो अपने आप डिफरेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो पक्के तौर पे कैसा आएगा? वेरिएबल आएगा। लाइन होगा तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो पक्के तौर पे कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या करता है। डिफरेंशिएशन हमें सीधे सीधे tan थीटा लाके दे देता है। वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ये काम कौन करता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ना करो तो क्या मिलता है? जो मेन फंक्शन होता है y और x का, वो क्या देता है? वो हाइट देता है, वो हाइट देता है। लेकिन डिफरेंशिएशन कर दो, शकल बदल दो, तो वो क्या देता है? वो रेट देता है। क्या अंतर समझ में आ रहा है? और रेट फिजिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारी क्वांटिटी बताई है। चलो मैं कौन कौन सी क्वांटिटी मैं फिर से दिखा देता हूं। क्या बताओ, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये लिमिट नहीं है। फिजिक्स में अभी और भी क्वांटिटीज हैं जिनकी मैंने चर्चा नहीं की है। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोला जाता है उसको? वेलोसिटी। यानी जब जब फिजिक्स में वेलोसिटी पूछा जाएगा तो या तो तुम्हें लाइन ग्राफ देके तुमसे क्या निकलवाएंगे? tan थीटा, या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन दे देंगे। क्या दे देंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और तुमसे क्या कहेगा? ds बाई dt निकालो। तब तुम्हें क्या ग्राफ काम आएगा या डिफरेंशिएशन काम आएगा? तो या तो ग्राफ से स्लोप निकलवाएंगे, तो जनरली लाइन का ही हम स्लोप निकाल पाते हैं, कर्व का हम स्लोप नहीं। उसके लिए फिर क्या फंक्शन दिया होगा? ds बाई dt। क्या बताओ, जैसे बात मैं इसके लिए कर रहा हूं, क्या वही बात वेलोसिटी और टाइम के रेट को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। मोमेंटम टाइम के ग्राफ को क्या बोलते हैं? फोर्स।
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, ये भी फोर्स होता है निगेटिव लगाने के बाद, है ना। निगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ईएमएफ। निगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी क्या होता है, ईएमएफ। ये सेकंड पार्ट में आता है। बस इसके अलावा मैं कुछ चीजें अभी बोला था, रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, पावर होता है। रेट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस लगा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। नहीं तो क्या बताओ, फिजिक्स में लगभग हर ही टॉपिक में रेट आने वाला है, तो हर ही टॉपिक में स्लोप के क्वेश्चन हो सकते हैं क्या। जैसे मैंने कहा कि इसमें लाइन ग्राफ दिया और कोई पूछे कि वेलोसिटी बताओ, तो तुम क्या करोगे, इसका टेन थीटा लाने की कोशिश करोगे, चाहे थीटा दिया हो, चाहे कोऑर्डिनेट दिया हो, चाहे जैसे या फंक्शन दिया हो। तीन तरह से मैंने क्या, कोऑर्डिनेट दिया हो तो तुम वेलोसिटी ला दोगे, थीटा दिया हो तो वेलोसिटी ला दोगे, या हमें y इक्वल टू ऐसा कुछ, x इक्वल टू 2t प्लस 1 ऐसा कुछ दिया होगा तो तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी निकाल। तीन तरह से क्वेश्चन, क्या तीन तरह से अगर इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसका नहीं पूछा जा सकता, इसका नहीं पूछा, क्या हर जगह पे तीन तरह के क्वेश्चन एग्जिस्ट करेंगे। तब तुम क्या वहां पर मेरी तरफ देखोगे कि ये तो सर ने पढ़ाया नहीं। अरे तुम्हें खुद समझना है कि जब जब ऐसी डेफिनेशन आएंगी फिजिक्स में तब तब हमें या तो स्लोप चाहिए अगर लाइन ग्राफ है, या फंक्शन चाहिए इन जनरल, या कोऑर्डिनेट चाहिए बात सुन रहे लाइन ग्राफ में। चलो तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जरा करके दिखाएं। आगे बैठ सकते हैं, अगर कुछ चश्मा वश्मा भूल आए हो तो। चश्मा भूल आए हो क्या, हो गया। ठीक, कहाँ, ठीक, ये बताओ स्क्वायर है साइन का, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल। देखो यार ये मैं क्लियर कर दूं, देखो यार अगर तुम ओरिजिन पे खड़े हो और कोई बॉडी इधर है तो तुमसे उसका डिस्प्लेसमेंट जितना होगा और एक्स कोऑर्डिनेट जितना होगा उसमें कोई अंतर होगा। दूसरी बात, क्या एस का छोटा सा चेंज डीएस और एक्स का छोटा चेंज डीएक्स सेम चीज होगी कि अलग अलग, है ना। तो मैं बता तो रहा था कि वेलोसिटी ds बाई dt होती है, बट x का डिफरेंशिएट करोगे तो भी वो वेलोसिटी ही देगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, dx बाई dt, d बाई dt ऑफ टी क्यू कितना आ गया 3t स्क्वायर। अभी कल को कहते हैं वेलोसिटी बताओ t इक्वल टू 1 सेकेंड में, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, तो क्या कर दोगे, बात समझ गए। ऐसे भी पूछ सकते हैं। फोर्स पूछा है, बताएं 2 sin t cos, एक मिनट पहले तो लोग भूल चुके हैं सब कुछ। ये चेन रूल है या प्रोडक्ट रूल, सर हम sin t इंटू sin t लिख दे तो प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करना चाहोगे। अरे भाई स्क्वायर एक फंक्शन है, वो फंक्शन तब ऑपरेट होगा जब अंदर वाला फंक्शन
ऑपरेट हो चुका होगा, यानी सबसे बाहर वाला कौन सा है, स्क्वायर, उसके अंदर वाला कौन है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से होगा, स्क्वायर के हिसाब से। क्या होगा, 2 समथिंग 2 - 1। पाप लगेगा यार तुम लोगों को, इतनी मेहनत से सब कुछ बताया है यार, उसके बाद तुम लोग वही सब बातें, ये इस फंक्शन के साथ थोड़ी कुछ होगा, अगली बार होगा, बगल में होगा, इनटू d/dt ऑफ व्हाट, जो अंदर है। ये यार ये सब करते हो तभी दिक्कत आ जाती। अभी जब हम स्क्वायर फंक्शन बाहर देख रहे हैं तो उसका इनपुट sin t है, तो अभी हम इसको sin t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इट्स नॉट कि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसको sin t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इनपुट में बदलाव नहीं होगा। यार अभी तो कल ही पढ़ाया भाई, आगे क्या होगा मैं तो ये सोच रहा हूं। sin t का cos t, तो ये बन गया 2 sin t cos t। अगर किसी को पता है कि 2 sin t cos t को हम sin 2t लिख सकते हैं तो और अच्छा है। कितने लोग ये पता है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने ये फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था कि रोज रोज देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, तो आज देख लो, आज देख लिया, अब 2-4 बार यही देख लेना क्लास में, उसके बाद तो याद करो भाई। मतलब तुम लोग मेरे रूल पकड़ लेते हो कि सर ने कहा है कि रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मत रटो, आज देख लिया 2-4 बार और दिखाएंगे याद हो जाएगा, मत रटो बैठ के। अच्छा बताओ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने मोमेंटम टाइम को लेके दिया है, क्या हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन वर्क और टाइम को लेके नहीं दे सकते, उसका भी पावर पूछेंगे तो यही करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो कुछ भी y ऐसे दे दूं और कह दूं y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x बताओ, ऐसे ही बोल दूं मैं y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x बताओ, यही आएगा, क्या आएगा, sin 2x आएगा। उस रेट का नाम फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इट डजंट मैटर, रेट पूछा है तो हमें ये स्टेप करना पड़ेंगे। हाँ, ये फिजिक्स में कुछ फेमस रिजल्ट है, c कांस्टेंट है, dp/dv पूछा है और v की पावर r है, करके बताया, ये फिजिक्स का है इसलिए। हाँ भाई, क्या क्या गलत है, हाँ गलत है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था तुमको, गलत है। हाँ गलत है, माय गॉड, जैसी फिजिक्स आती तुम लोग फैल जाते हैं। अभी वही सब मैथ्स में चल रहा था, सब बढ़िया लग रहा था, वो गंदे गंदे क्वेश्चन बढ़िया से कर रहे थे, कहाँ करते, एक तो तुम्हारा यार सीक्वेंस नहीं कोई, मैं नीचे ढूंढता हूँ तुम ऊपर करते हैं। हाँ भाई, हाँ
v स्क्वायर है, v की पावर r था। अच्छा तुम्हारा चश्मा, कोई बात नहीं चलेगा, मैं समझ गया मैं। ऊपर आ रहा है क्यों? अच्छा हाँ, एन एन, ठीक ठीक सॉरी। माइनस आर प्लस वन ऊपर आएगा तो नीचे जाएगा तो आर माइनस वन नहीं हो जाएगा? स्टेप पूरे करे नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस वन, हाँ सही तो है। अरे यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेरे दिमाग में असर कर रहा है। माइनस वन था, माइनस आर माइनस वन नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है सही है सही है। रुको, तुम लोगों का सही नहीं था, तुमने आर ही नहीं लिखा था। आर लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, अभी भी गलत है। ठीक है अभी भी गलत है। हाँ माय गॉड, तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ती हो क्या? नहीं, मैं तो स्कूल ही नहीं जाती। बेटा इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। ये क्या किया था? माइनस आर प्लस वन, आर छोटा लिखा है यार तुम इसका। आपने गलत बोला है पर मेरा सही। अभी भी गलत है। चलो अभी मिला लेते हैं यार, जब तुम एग्री करना तभी। भाई पता, रूल तो पता ही है, मैं जबरदस्ती थोड़ी तुम्हारा गलत करवा दूंगा भाई। उसके बाद तुम दावा कर सकते हो सर जो आपने पढ़ाया मैंने वही किया है। अच्छा बताओ, डी बाई डीबी करना, डीपी बाई डीबी करना है, ठीक है ओके। डीपी बाई डीबी करना है, लिखा हुआ है। तो सी डी बाई डीबी ऑफ व्हाट? वी की पावर आर क्यू, ऊपर जाएगा तो हाँ माइनस वन नंबर आ चुका है तुम्हारा, ठीक है। प्लस फोर की जगह माइनस वन आ चुका है इतनी देर में। हाँ भाई, ये सब अब बाद में सीसी करने से कुछ नहीं होता है। माइनस आर प्लस वन अपॉन ओ। यार अभी इंटीग्रेशन का असर मेरे दिमाग से भी नहीं जा रहा। हाँ भाई क्या होता है एक्स की पावर एन का? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस वन में आ चुका मेरा भी। हाँ माइनस आर माइनस वन। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ डिवीजन रूल लगा सकते थे, ये तुमने सही बात कही, अभी करेंगे उससे भी। तो ये आएगा माइनस सी आर वी की पावर माइनस आर प्लस वन। हम ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख सकते हैं, या अगर कोई और सही करना चाहे तो ये क्या लिख सकता है? आर प्लस वन। एकदम सही किया। हाँ हाँ देखा देखा। बस आगे देखिए, उसी समय मैं सही कर लूंगा। मेरी नजर वहीं पे थी कि तुम सुधारते कब हो। अब सही है, गलत किया था तुमने यार, ये तो बहुत गलत बात है। गलत करो तो एक्सेप्ट करो ताकि आगे से गलती ना हो। उसका भी माइनस वन ही नंबर मिलता है। हाँ भाई, कितने लोगों ने कर लिया था भाई? मुझे दो लोगों के आंसर मिले थे, तीसरा हाँ कर लिया है। चलो डिवाइड रूल लगा सकते हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल लगा सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा? v की पावर r वेट करेगा और d बाई डी वी किसका? वन का करोगे। फिर v की पावर r वन वेट करेगा, d बाई डी वी किसका करोगे? v की पावर r का डिवाइड बाई v की पावर r का क्या करोगे? स्क्वायर। तब भी आंसर आएगा। मन करे तो दो चार बार सॉल्व करना, तब मेरे पास आना कि सर आया कि नहीं आया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं भाई। कोई भी मैथ्स का रूल तुम्हें गलत आंसर की तरफ नहीं ले जाएगा, इससे भी वही आंसर आएगा, कर सकते हैं। बट वन को यार फंक्शन मानना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है यार? वन को क्यों फंक्शन माने यार? ये कैसे कोई गलत कर सकता है भाई? क्या क्या है? एक मिनट देख लू मैं, क्या है? क्या यार टूटी फूटी बातें करते रहते तुम लोग। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। माय गॉड, तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते, एक दूसरे को कॉपी करते हो यार तुम लोग। हाँ क्वेश्चन में लिखा है एन आर बाई वी नॉट कॉन्स्टेंट है।
तो मतलब वो गायब ही हो जाएगा। मतलब अटेंडेंट आया था पेशेंट का इलाज कराने, पेशेंट का इलाज हुआ, अटेंडेंट भाग गया, अरे बिल कौन जमा करेगा? कहाँ है भाई? तुम्हारा पेशेंट अभी तक पेशेंट ही है, इलाज नहीं हुआ, टी का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ भाई एक दूसरे से मिलाया मत करो इतनी जल्दी। तो यार इससे आसान क्या हो सकता है? इन्होंने कहा ये एक्स पैरामीटर है, वाई पैरामीटर है, डीपी बाई डी टी चाहिए, तो कौन वेट करेगा? जो कांस्टेंट है। किसके साथ ऑपरेशन होगा? टी का। अब टी का ऑपरेशन क्या होता है? इससे आसान दुनिया में कुछ है क्या यार? यह एक चीज मैं बताया था, चुल्लू पर पानी लो और मुंह में चींटे मारो, उससे ताजगी आ जाती है। बाकी तो तुम समझ ही गए होगे चुल्लू पर पानी का मतलब क्या होता है। हाँ वो मैं बोल नहीं सकता कैमरे के सामने। एन आर बाई वी नॉट, इससे आसान क्या होगा भाई? कोई दिक्कत है? रेट निकालना समझ गए? यहाँ मैंने देखो 3 रेट बताए दिखाए हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसा ग्राफ है तो रेट, ऐसा ग्राफ है तो रेट टेन थीटा, ऐसा ग्राफ है तो रेट वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लेके समझाया, मैं पहले ही बता चुका हूं। ओके ये पता है? तो एक काम करते हैं हम लोग कि इसमें जो रिजल्ट लिखे हुए हैं उनको छुपा लेते हैं। ये रजिस्टर ओपन करो, ये रजिस्टर नहीं है ना? तो मैंने यार अभी थोड़ा देर पहले ये समझाया है कि वाई एक्स ग्राफ जैसे ऐसा है, तो एक होता है हाइट y और एक होता है dy बाई dx। तो तुम्हें बताना है कि y बढ़ रहा है घट रहा है या फिक्स है, रेट बढ़ रहा है घट रहा है या फिक्स है या जीरो है, जो भी है। तो y के बारे में बताना है और dy बाई dx के। चलो एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। अच्छा लाइन ग्राफ में तो मुझे नहीं डाउट है कि तुम लोग गलत बोलोगे, कर में ही बात कर लेते हैं। एक मिनट, ये पॉजिटिव है निगेटिव है एक बात, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें तुम्हें टिक करना है, y इंक्रीज और डिक्रीज। ये तुम्हें इतनी चीजों पे विचार करना है, इतनी चीजों में विचार करना है। ठीक है, हो गए तीनों। y इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, dy बाई dx इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है या फिक्स है और फिक्स्ड। dy बाई dx पॉजिटिव है निगेटिव है या जीरो है? एक मिनट, पॉजिटिव है निगेटिव है या जीरो है? दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है या फिक्स है? ठीक है, ऐसे ये सारी चीजें देखना है। चलो शुरू करो, अभी शुरू करो, ज्यादा पूछ लिया मैंने। हाँ पहला क्वेश्चन पे कोई दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है। अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूरा किया था। पहला y बढ़ रहा है, dy बाई dx बढ़ रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, गुड। अगला करें। बढ़ रहा है, dy बाई dx पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, dy बाई dx क्या है? इंक्रीजिंग है एंड ओके पॉजिटिव है।
y पॉजिटिव पहले वाले की ठीक। सर पहले में पॉजिटिव इंक्रीजिंग dy by dx इंक्रीजिंग है, y इंक्रीजिंग है। इसमें dy by dx पॉजिटिव है, ओके। dy by dx इंक्रीजिंग है और मॉड बढ़ रहा है कि घट रहा है? आई मीन dy by dx पॉजिटिव है तो ये तो ठीक है, बढ़ रहा है या घट रहा है? y तो इंक्रीज कर रहा है। इसमें थोड़ा सा देखें जरा और dy by dx देखो जरा, dy ये है और dx ये है, तो y बढ़ा तो x कम हुआ। दूसरा, इस पे अगर हम tan थीटा बनाएं स्लोप का, इस ट्राइंगल का tan थीटा ये बनाएं, तो क्या ये एंगल 90 से बड़ा है? तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, हाँ। और ये स्लोप कम मैग्नीट्यूड का होगा और ये स्लोप ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो, तो इसका मॉड कैसा है? डिक्रीजिंग है। y डिक्रीजिंग तो है ही है, dy by dx नेगेटिव है, ठीक है। और मॉड कौन सा दिखाना चाह रहे हैं? ये किसका है? इस पहले वाले हाँ, दूसरे वाले का क्या है? जो भी इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव या dy by dx स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, फिर आगे जाके जीरो हो जाएगा। हाँ, आगे जाके जीरो हो जाएगा। और dy by dx सर dy by dx इंक्रीजिंग होगा, ये आगे जाके इंक्रीज करके जीरो हो जाएगा। वो तो y ओके, dy by dx। अच्छा बताओ, पॉजिटिव है और जीरो हुआ है, तुम खुद ही बोल रहे हो, तो डिक्रीज हो जाएगा। कौन वाले का? सेकंड वाले का? पहले इंक्रीज y इंक्रीज कर रहा है, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और dy by dx डिक्रीज कर रहा है तो जीरो। dy by dx और साइन dy by dx का पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड वाले में y डिक्रीज कर रहा है, dy by dx इंक्रीज कर रहा है माइनस इंफिनिटी टू जीरो। तो अलग-अलग dy by dx का साइन में बात कर रहे हो या मैग्नीट्यूड में? पहली बात तो मैंने मैग्नीट्यूड पे बात करी है, नेगेटिव। हाँ, तो वो ज्यादा नेगेटिव हो रहा है या कम नेगेटिव हो रहा है? कम नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो कम नेगेटिव हो रहा है तो मैग्नीट्यूड वाइज हम उसको डिक्रीज कर रहा है, साइन वाइज, साइन, हाँ, वैल्यू वाइज इंक्रीज कर रहा है और मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज कर रहा है। मैं मॉड पे इंटरेस्टेड हूँ एक्चुअली, साइन। चलो मिलाएं जरा। और कोई दिखाना चाहता है? ये मॉड वैल्यू पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। चलो अच्छा बताओ, हाइट बढ़ रही है कि घट रही है? तो जी अपने मन से सोचना है कि एक्स बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है। भाई ये तो कोई नहीं बताएगा कि एक्स बढ़ने के साथ हाइट बढ़ रही है या घट रही है, तो इसका मतलब एक्स बढ़ने के साथ साथ हाइट। तो देखो, छोटे एक्स पे हाइट कम है, बड़े एक्स पे हाइट ज्यादा है, मतलब ये इंक्रीजिंग है। कितने लोगों ने कर लिया है? ठीक है। स्लोप, तो स्लोप छोटा सा ट्राइंगल कहीं पे बनाओ और उस ट्राइंगल का ये जो लाइन है इसका टेन थीटा पता करना होता है, इसको थोड़ा बढ़ा दो। बताओ इसका टेन थीटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? या 90 से छोटा है तो पॉजिटिव आएगा, यानी टेन थीटा कैसा है? पॉजिटिव है। अब एक ट्राइंगल मैंने इधर बनाया है और एक ट्राइंगल थोड़ा आगे बना दो सेम बेस का। बताओ क्या इस ट्राइंगल का टेन थीटा और इस ट्राइंगल का टेन थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो मॉड ऑफ dy by dx कैसा है? इंक्रीज। कितने लोगों ने कर लिया है? बात क्लियर है? दूसरे वाले में थोड़ा ध्यान देना। y के बारे में क्या ख्याल है? y के बारे में क्या ख्याल है? हाइट के बारे में? y इंक्रीज हो रहा है देन कांस्टेंट हो जाता है। जीरो कहां हो रहा है? देखो ये किसी वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। कितनों ने किया है ये? कोई दिक्कत है? फिर बताओ इसका dy by dx पहले मैं कह रहा हूं dy by dx पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव? देखो अगर मैं यहां छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूं और उसके इस हाइपोटेनस को पीछे बढ़ा दूंगा तो थीटा कैसा आया है? 90 से कम है, तो ये कैसा आएगा? अब मुझे बताओ dy by dx का मैग्नीट्यूड यानी स्लोप यहां और यहां में
फॉर द सेम बेस, अगर मैं सेम बेस का ट्राइंगल इधर बनाता हूं तो क्या उसका टेन थीटा और इसका टेन थीटा सेम होगा? एक्स बढ़ने के साथ साथ डीवाई बाई डी एक्स डिक्रीज कर रहा है। कितना नोट कर लिया है? कोई दिक्कत है इसमें? अब समझ में आ रहा है कि पहले स्लोप के मुकाबले बाद का स्लोप, अरे देखो ये ट्राइंगल का टेन थीटा ज्यादा है या इस ट्राइंगल का टेन थीटा ज्यादा है? पहले वाले का या बाद वाले का? कम एक्स वाले का या ज्यादा एक्स वाले का? किसका टेन थीटा ज्यादा है? पहले वाले का ज्यादा है। इसका मतलब एक्स बढ़ने के साथ साथ वो घट रहा है, डीवाई बाई डी एक्स घट रहा है। मैं सब में अंतर करना समझा रहा हूं क्योंकि बहुत लोग सब मिक्स कर देते हैं, हाइट और वो सब मिक्स कर देते हैं। चलो ये y है, ये x है। बताएं जरा पहले तो y बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे इतना तो सबको दिख ही रहा है, y डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, x बढ़ने के साथ साथ dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव? बोलो बोलो। तो dy बाई डी एक्स कैसे तय करते हैं? x थोड़ा सा बढ़ा के देखो, y बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। तो एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज, तो dy बाई डी एक्स कैसा होगा? जस्ट अ मिनट, मैंने अभी घटेगा बढ़ेगा पूछा ही नहीं तुमसे। मैं पूछ रहा हूँ dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है। क्यों? dy dx अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो dy कैसा आया है? नेगेटिव। तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव। नहीं, मुझे बताएं। अब बताओ dy बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है? dy बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड बोलो। देखो यार, इस एक्स पे टेन थीटा ये है और इस एक्स पे टेन थीटा गिर गया, और जब गिरेगा तो उसका मैग्नीट्यूड निगेटिव पॉजिटिव तय हो चुका है। अब मैं कह रहा हूं ये ज्यादा है या ये ज्यादा? ये ज्यादा पहला वाला या बाद वाला? एक्स बढ़ने के साथ साथ ये डिक्रीज कर। इसमें अंतर करना समझो यार, पॉजिटिव निगेटिव इंक्रीज डिक्रीज सब अलग अलग चीजें हैं यार। क्लियर है या अभी कुछ और बोलूं? हाँ बताओ, यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? यहां अगर कोई छोटा सा ट्राइंगल का टेन थीटा बनाओगे पॉजिटिव आएगा। यहां कैसा है? नेगेटिव। तो स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, और जब भी कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोली स्लोली हो रही होती है, धीरे धीरे, तो बीच में जीरो। तो ये वो पॉइंट है जहां स्लोप क्या हुआ है? जीरो। ये वो जगह है जहां dy बाई डी एक्स जीरो हुआ है, यहाँ dy बाई डी एक्स नेगेटिव, यहाँ dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। चलो यहाँ बताएं dy बाई डी एक्स कैसा है? नेगेटिव है। यहाँ dy बाई डी एक्स कैसा है? dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। तो जब भी कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव धीरे धीरे हो रही होती है तो बीच में जीरो, तो ये वो जगह है जहां पे dy बाई डी एक्स क्या हुआ है? dy बाई डी एक्स जीरो हुआ है। ये जनता समझ पा रही है? हमें क्या देखने में आ रहा है कि जब भी कोई dy बाई डी एक्स जीरो होता है तो वो ग्राफ का टर्निंग पॉइंट होता है। ये बात ऑब्जर्व करने की है कि देखो यहाँ dy बाई डी एक्स जीरो है तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ से पलटी मार गया। पहले बढ़ रहा था, जब मैं कह रहा हूं ग्राफ पलटी मार गया मतलब हाइट पहले बढ़ रही थी फिर घटने लगी। यहां देखो जरा, जहां dy बाई डी एक्स जीरो हुआ है पहले ग्राफ घट, यार ग्राफ में कह रहा हूं तो स्लोप नहीं कह रहा हूं, क्लियर करें। ग्राफ में कह रहा हूं तो हाइट कह रहा हूं। ये सब टर्मिनोलॉजी है यार, सब कोई ऐसे ही बोलेगा और इतनी डिटेल पे कोई बात भी नहीं करेगा। कैसे समझोगे यार जब तुम ऐसे लोगों के बीच में फंसोगे?
अरे फंसोगे कभी ना कभी, आईटी में जाओगे, एक बार बता दे यार, आईटी में अगर सिलेक्ट हो गए और बिना तैयारी के वहां पहुंच गए ना, या तुम ज्यादा स्पून फीडिंग करके पहुंच गए, तो वहां के प्रोफेसर तुम्हारी रेल बना देंगे। तो या तो पहुंचो तो ढंग से पहुंचो पूरी तैयारी के साथ, या तो ना पहुंचो, कम से कम बाकी जिंदगी ऐसे लोगों के बीच में कटेगी जहां ज्यादा दिमागी लोग नहीं होंगे, वहां अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। दो रास्ते हैं लाइफ जीने के, हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखो जो तुम्हारी प्रायोरिटी हो, अभी से डिसाइड कर लो। दिमागी लोगों के बीच में रहना है तो दिमाग को अपग्रेड करके जाओ, नहीं तो तुम्हारे दिमाग का दही कर देंगे, है ना। वरना दूसरी चॉइस क्या है, मत जाओ, घर पे रहो, मोहल्ले के ऐसे दो चार चंगू मंगू टाइप के लड़के ढूंढ लो जो तुम्हारी हर बात पे तारीफ करते हो, अरे तुमने क्या सोचा है, भले कुछ सोचा ना हो, भले तुमने आईटी की तैयारी ड्रॉप कर दी हो, हाँ जिंदगी मस्त कटेगी। मैं मौका दे रहा हूँ आखिरी तुमको फैसला बदलने का, नहीं बदलना। ढूंढने कौन मिलेगा चंगू मंगू। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ग्राफ पहले कैसा है, dy बाई dx पहले निगेटिव है, dy बाई dx बाद में पॉजिटिव हुआ है, बीच में जीरो हुआ है। तो जहां पे dy बाई dx जीरो होता है वहां से हाइट टर्न हो जाती। पहले अगर हाइट कम हो रही थी तो अब क्या, तो ग्राफ का टर्निंग पॉइंट वो जगह होती है जहां dy बाई dx जीरो होता है। अगर हमें यह पता चल जाए कि dy बाई dx किस x पे जीरो हुआ है, नहीं, तो हम बता सकते हैं कि उस समय ग्राफ की हाइट क्या होगी। अरे ये तो हम हमेशा बता सकते हैं। अगर हमें y एज ए फंक्शन ऑफ x पता हो तो हर x का y बताया जा सकता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं उस x का y निकालने के लिए। किस x का y निकालने के लिए, जहां पे dy बाई dx, क्योंकि उस हाइट में एक खास बात है कि या तो वो सबसे निचली हाइट होगी या तो वो सबसे बड़ी हाइट होगी, क्योंकि dy बाई dx टर्निंग पॉइंट होता है, जहां जीरो होता है वहां टर्निंग पॉइंट होता है। तो या तो सबसे बड़ी हाइट मिलेगी या तो सबसे छोटी हाइट मिलेगी। तो अगर फिजिक्स में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि कोई y कुछ ही x का फंक्शन है, जब मैं कहता हूं y x का फंक्शन है मतलब कुछ भी हो सकता है, वहां कोई एक पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर का फंक्शन है और तुम्हें यह पैरामीटर सबसे बड़ा चाहिए, फोर्स थीटा का फंक्शन है, फोर्स थीटा का फंक्शन है और थीटा बदल बदल के तुम्हें सबसे बड़ा फोर्स चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तुम df बाई डी थीटा निकालोगे और उसको जीरो कर दोगे। जीरो करने से पता, जब तुम कंडीशन लगा दिए dy बाई dx जीरो की, तो अपने आप तुम्हें क्या मिल जाएगा, वो x जिसके लिए ये ग्राफ सबसे ऊंचा है या सबसे, तो dy बाई dx यानी हमें मैक्सिमम या मिनिमम लाना है, इसका मतलब y मैक्स लाना है या y मिन लाना है, ये हमारा मकसद है। पहले तो समझे, हमारा मकसद है सबसे ऊंचा हाइट या सबसे नीचा हाइट निकालना। स्टेप क्या होंगे, पहला काम करना है हमें dy बाई dx निकालना है। जब मैं dy बाई dx कहता हूं तो उसका मतलब तुम्हें पता है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ds बाई dt, अगर ये मोमेंटम टाइम ग्राफ है और फोर्स की बात चल रही है तो dp बाई dt। तो dy बाई dx निकालना है। उसके बाद क्या करना है, निकालना भी एक काम ही होता है ऑब्वियसली। उसके बाद dy बाई dx किसके बराबर कर देना है, तीसरा सॉल्व एंड गेट वो x, वो खास x जिस पर टर्निंग पॉइंट यानी जिस पर dy बाई dx जीरो हुआ है। तो क्या ये मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, नहीं, ये वो x मिला है जिस पर y सबसे ज्यादा या सबसे कम होगा। तो अब बस क्या कर देना है, उस फंक्शन में ये x उठा के रख देना है, या तो ये मैक्सिमा होगा या तो ये मिनिमा होगा। अब मैथ्स वाले लोगों को एक चीज और बताई जाती है कि तुम्हें चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं। लेकिन यार फिजिक्स में मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी है जहां चेक करना पड़ता हो, तो फिजिक्स वाले ज्यादा मैथ्स क्यों पढ़ाएं। फिजिक्स में मैथ्स करने का सिद्धांत मैंने बताया है कि हम लोगों को मैथ से किसी तरह से बचते हुए अपना काम करना, ज्यादा मैथ से भिड़ना नहीं है। एक होता है आ बैल मुझे मार, तो हमें यह नहीं कहना आ मैथ्स मुझे मार, बात में। और एक होता है बैल के बगल से चुपचाप निकल जाना, वही काम करना है। तो क्या डबल डिफरेंशिएशन करके हम चेक क्यों करें, क्या फिजिक्स में अगर किसी ने पूछा है मैक्सिमम फोर्स बताओ,
तो क्या वो मजाक कर रहा होगा क्या कि मैक्सिमम पूछा बाद में पता चला नहीं हम तो मिनिमा था तो मिनिमा हमने तुमसे मैक्सिमम पूछ लिया, ऐसा होता है क्या? अरे फिजिक्स में अगर कहा गया है कि बताओ किसी गिवन थीटा के लिए फोर्स मैक्सिमम चाहिए, वो थीटा बताओ जिसपे फोर्स मैक्सिमम होगा, तो तुम डीएफ बाई डी थीटा करके थीटा निकाल दिए, तो उस पर मैक्सिमम होगा या मिनिमा? चेक करने की जरूरत है? अरे जब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ फोर्स मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, तो मैक्सिमम ही होगा, तभी तो पूछा है। इसलिए हमें फिजिक्स में कम से कम चेक करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा मैथ पढ़ा के मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करने चाहता, बस इतने से हमारा काम चल गया। अगर हम मैक्सिमम मिनिमा लाना चाहते हैं तो वो एक्स वापस डाल दें, तो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा है तो मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमा पूछा है तो मिनिमा निकलेगा, दैट्स इट। मैक्सिमम मिनिमा यहीं से समझ में आ जाएगा। ये इतनी बात क्लियर है। एक आध एग्जाम्पल हम लोग करेंगे ताकि और समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। इतनी बात नोट कर ली है? जिनके पास वर्कबुक है उनकी लिखी हुई है। हाँ, दोनों पूछे तो दो आंसर निकलेंगे फिर एक्स के। जैसे कोई ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स उसमें एक बार जीरो नहीं है, कितने बार है? अगर तुम dy बाई डी एक्स जीरो की कंडीशन लगाओगे तो क्या सॉल्व करके एक आंसर निकलेगा? अरे अगर किसी ग्राफ में दो जगह पर dy बाई डी एक्स जीरो है तो ऑब्वियसली वो मैथ्स अपने आप सॉल्यूशन के तौर पे तुम्हें दो सॉल्यूशन देगी, तो तुम्हें एक x1 मिलेगा और एक x2 मिलेगा। तो अब तुम क्या करोगे? पहले y ऑफ x1 निकाल लोगे x1 डाल के, फिर क्या करोगे? x2 डाल के y2 निकाल लोगे। तो देख के पता नहीं चल जाएगा कौन बड़ा है कौन मिना? इसके लिए भी हमें डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है क्या? अरे भाई एक वैल्यू ज्यादा आएगी, एक वैल्यू कम, जिसमें ज्यादा आ गई वो मैक्सिमा है, जिसमें कम आ गई वो मिनिमा है। क्लियर है? अगला एग्जांपल एक्चुअली वही है, जो पहला एग्जांपल है वो यही है जिसमें दो आंसर आएंगे। जरा एग्जांपल लेके शुरू हो जाए। स्टेप सामने है, तुम्हें ये करना है, एक्स लाना है, फिर मैक्सिमम मिनिमा लाना है। नहीं मिला? तुम्हारी वर्कबुक कहाँ है? मैं लिख देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन डन। अभी एक्स तक पहुंचे हो या वाई तक? एक्स तक पहुंचे हो? तो ये मैक्सिमम मिनिमा है? नहीं, ये वो एक्स हैं जिन पर मैक्सिमम मिनिमा होगा। मैक्सिमम मिनिमा होते हैं हाइट, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू निकले तो मैक्सिमम मिनिमा क्या हो गया? यार ये वो एक्स हैं जिन पर हाइट या तो मैक्सिमा होगी या तो अभी हमने लास्ट स्टेप नहीं किया। जस्ट अ मिनट, मुझे लगता है मैंने लिखा ही नहीं तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चौथा स्टेप, पुट दैट एक्स ऑन वाई। ऑब्वियसली मैक्सिमम मिनिमा का मतलब वही है। ये भैया चौथा अपडेट कर लो यार, नहीं तुम कहोगे सर आपने तो यहीं से बता के छोड़ दिया था। पुट दैट एक्स ऑन वाई। अच्छा मैंने लिखा तो है यार कि जो एक्स निकल के आया है वो जब तक वाई में डालोगे नहीं तब तक हाइट कैसे मिलेगी? हाँ ये देखो लिखा है यार, चौथा स्टेप, वो जो एक्स आया है वो वाई में डालो भी तो। क्या एक्स मैक्सिमम मिनिमा होता है? वाई मैक्सिमम मिनिमा होता है ना। तो तुमने अभी क्या निकाला? एक्स निकाला। हाँ गुड।
अब हमें तो y चाहिए ना, y दैट इज fx, y दैट इज fx। यस, इतनी देर से मैं कितने गला फाड़ फाड़ के बोल रहा यार। मैंने किया, पहले ही कर लिया था, अभी अभी करा है। जब मैंने बोला ना। हाँ, बताओ मैक्सिमा कौन है मिनिमा कौन है, चुपचाप बताना। ये वो है और ये वो है। और क्या आदत है तुम लोग देखते हो एक दूसरे का, अलग अलग बैठा नहीं करो। सर, कर हाँ लिया बोलो। था। ये मैथ्स है या फिजिक्स? ठीक, अरे थैंक यू सर। कुछ गलती करिए भाई, साइन नाइन का कुछ चक्कर है। एक तो सही है, वो वाले में गलत है। तो ये बेसिकली इसका नाम मैं y दे देता हूं। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाला, ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया। सर वो 3x स्क्वायर होगा। 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 9 3 जा 27 और 9 और 3 का सम 12 आता भी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, x के दो आंसर आए। इसका मतलब कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें x के दो आंसर हैं, यानी दो जगह स्लोप 0 है। तो क्या ये मैक्सिमा या मिनिमा होता है क्या? मैक्सिमम मिनिमा हाइट में होता है या x में होता है? भाई सुने यहाँ पे, नहीं तो अभी तुम कहोगे हाँ सर। चलो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैक्सिमम मिनिमा हाइट में होता है, तुमने किया सही है, बट एक बार और सुनोगे तो फिर भूलने का चांस खत्म हो जाएगा। तो अब हमें हाइट की वैल्यू चाहिए, y यानी हाइट की वैल्यू चाहिए किस x के लिए? एक बार 3 डालो और एक बार 1 डालो, ठीक है। 3 डालो जरा, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8, सॉल्व करके कितना आ रहा है? चलो फिर 1 डालो, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8, कितना आ रहा है? तो यार इससे हमें यह पता चला कि दोनों हाइट निगेटिव हैं, यानी ग्राफ हमारा ऊपर है नीचे है? नीचे है। और 1 पर -4 हाइट है, x इक्वल टू 1 पे -4 हाइट है, और x इक्वल टू 3 पे -8 हाइट है। बताओ ग्राफ कहां मैक्सिमा है? ओके, मैंने पूछा ग्राफ कहां मैक्सिमा है, तो तुम्हें जवाब देना है x बराबर 1 पर ग्राफ मैक्सिमा है, ठीक है। कहां मिनिमा है? x बराबर 3 पे हाइट सबसे नीचे है तो मिनिमा है। अब मैं पूछूं कितना मैक्सिमा है कितना मिनिमा है? -4 मैक्सिमम, -8 मिनिमम। यस, दिस इज द आंसर। दोनों में अंतर करो यार, वरना x y मिक्स हो जाएगा। अभी क्लास में मिक्स हो रहा है तो बाहर निकलने के बाद तो मिक्स हो ही जाएगा। तो कहां मैक्सिमा है, 1 पे, कहां मिनिमा है, 3 पे, कितना मैक्सिमा है, -4, कितना मिनिमा है, -8। बस ये करना होता है। तो अभी क्या है, ये फंक्शन था एक जिसमें दो x आ गए, हो सकता है एक ही x आए, और एक ही x आ रहा है, इसका मतलब या तो उसमें मैक्सिमा है या तो मिनिमा, जो पूछा होगा वही होगा। फिजिक्स में जो पूछा होगा वही होगा। क्या बात क्लियर है? करोगे, ये करोगे? बैटरी खत्म, तो फुल चार्ज करके आया। सर मैथ्स वाले सर सारी चार्जिंग ले लेते हैं। 3 घंटा पढ़ाते हैं भैया, वो हम लोगों के लिए भी एग्जाम्पल हैं। नहीं सर, मत लीजिए वो एग्जांपल, आप ऐसे ही बहुत बढ़िया लगता है। वही एग्जाम्पल है, उन्हीं से हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं। जरूरत नहीं है सर, वो 1 घंटे का ब्रेक भी देते हैं। 3 घंटे में 1 घंटे का ब्रेक? नहीं, वो 10 मिनट का देते हैं, इसको 1 घंटा लगता है। अच्छा, इतनी खुशी उस 10 कि 10 ही मिनट 1 घंटा लगता है। तो बहुत फोर्स करके तो वो एसी चलाता है। अच्छा, इसका मतलब एसी का चार्ज ले रहे हैं मनीष सर। हाँ भाई,
चलो ये तुम करके लाना, ठीक है, तुम्हारी डिस्चार्ज होगी ना। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, उसमें है नहीं। मैं एक क्वेश्चन फिजिक्स का देना चाह रहा था ताकि तुम्हें लगे कि हाँ फिजिक्स में कहाँ जरूरत है। एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और एक मुश्किल भी दे रहा हूँ, ठीक है। एक फोर्स है म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। फाइंड थीटा फॉर विच F will be maximum, F will be maximum and F max। दो क्वेश्चन है ये, करने के लिए दूं या फिर सर होमवर्क सर कोई और क्योंकि वो होमवर्क है ना, पीछे वाले तो बाद में होंगे। हाँ सही कह रहे हो, होमवर्क है, मैं अभी टिक कराऊंगा। एक कैपिटल क्यू चार्ज के दो टुकड़े किए गए हैं, एक x एक q माइनस एक्स, उनको d दूरी पे रखा गया है। इन पे लगने वाला फोर्स कूलॉम्स लॉ तय करता है k q माइनस एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई डी स्क्वायर। फाइंड x फॉर f टू बी मैक्स। दूसरा है f मैक्स, यस। तो तुम्हें ये भी पता करके आना है कौन सा इजी है कौन सा टफ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है यार कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है। अच्छा देख के नहीं समझ में आ रहा कौन सा इजी कौन सा टफ है, तो फिर मैं यही कराऊंगा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इजी है, ये थोड़ा मुश्किल है, तो करके आएंगे सब लोग। मुश्किल नहीं है, सब मैथ वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। ये सब नीट वालों को लिए कहना पड़ता है कि ये मुश्किल है ये आसान है, तुम्हारे लिए सब आसान है। और तुम लोग ये मैथ्स नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई। हाँ मैं थोड़ी मुश्किल मैथ्स आएगी मैं हाथ खड़े कर दूंगा, तुम में से कोई बताओ तो मैं आगे बढ़ूं, बस यही है, इसीलिए तो मैं तुमसे करा रहा हूं। या फिर बद्री सर को बुला लेंगे, सर इसके आगे आप बताइए। हाँ तो मैं मान के चलूं ये दोनों क्वेश्चन करके आएंगे सब लोग। अब जरा टिक भी कर लो, क्वेश्चन लिख लेना, मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। नंबर नोट कर ले, मैं डॉट बना दे रहा हूं। देखो यार क्वेश्चन बड़ा वो लेके आना है जिसमें हिंट के तौर पे dy बाई डी एक्स लिखा है, बस इतना सा हिंट है। आई मीन जहां जहां dy बाई डी टी कहीं dy बाई डी एक्स कुछ लिखा है वही क्वेश्चन करके आना है। वो क्वेश्चन कौन से मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88। तो 1 से लगा के 6 तक 10 नंबर, 11 नंबर, 10 11 14 15 16। बस क्या होता है यार, तुम लोग इतनी जल्दी बस कर देते हो। देन क्वेश्चन नंबर 30 31 32 33 34 क्वेश्चन नंबर 35 में डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछा है और डायनेमिक रेजिस्टेंस R इक्वल टू वी बाई डी वी बाई डी आई होता है, ये मैंने बता दिया है। अब 35 भी होमवर्क हो गया। R इक्वल टू डी वी बाई डी आई होता है, R इक्वल टू डी वी बाई डी आई होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। देन 36 37 37 भाई एक दिन का गैप रहेगा। मंगलवार को मिलना है। हाँ ईद है तो अब तो ये करना, इसके अलावा हाँ तो फिर और बढ़ा देते हैं। बस इतने ही, बाकी इंटीग्रेशन 36 37 38 36 37 38। तो भैया इतना करने में 1 घंटा लगेगा, पूरा दिन क्या करोगे। 1 घंटा नहीं लगेगा सर, 1 घंटा तो अभी एक क्वेश्चन
सब वो पेंसिल मेरी। सॉरी, ऐसे ही मैं कलेक्ट कर पाता हूँ, और कोई तरीका है? ये देखो किसी का पेन मारा हुआ है। तो मिलते हैं ट्यूसडे को, ठीक है। जो लोग कुछ पढ़ना चाहें उनको मैं फ्राइडे बुला सकता हूँ, सैटरडे मैं भी क्यों आऊंगा। क्या पढ़ना है? कुछ भी क्या आ पढ़ाएंगे? जाओ बस। क्या पढ़ना चाहेंगे आप क्या पढ़ाएंगे? तुम लोग का? सर अ, बुला ले। तुम लोग का तो शुरू से पढ़ा है यार, तुम्हारा क्या छूटा है? बैकलॉग रख लीजिए ना। क्या पढ़ाया मैंने इससे पहले? ग्राफ आइडेंटिफिकेशन पढ़ाया है, उसकी जरूरत नहीं है। ग्राफ पढ़ा दीजिए वापस। थोड़ा आज का लेक्चर होगी, आज दोबारा नहीं। देखना पड़ेगा। मेरी तो वैसे भी सब ठीक, application ठीक। है। आपकी है। तो ऐसा है ना, ये सब टॉपिक पैरेलल में चलेंगे, अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ये सब चीजें एक आध बार और चलेंगी पैरेलल में, जो लेट वाले आएंगे ना बच्चे उनके साथ। तो अभी ज्यादा टेंशन मत लो, अभी तुम लोग शुरू हो गए हो तो क्वेश्चन करना शुरू कर दो, ठीक है। तुम लोग तो दूसरी बार वैसे ही देखो, इनको तो दोबारा पढ़ने को मिल रहा है, लोग एक महीना पहले